हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं अच्छी हूँ एंड ये होप करती हूँ कि आप सब भी बहुत अच्छे होंगे। लास्ट क्लास में मैंने कंसिडरेशन टॉपिक पढ़ाया था। उसमें हमने लीगल एलिमेंट्स डिस्कस किए थे, कुछ एग्जाम्पल्स देखे थे, केस लॉ देखे थे। और मैंने ये भी बोला था कि नेक्स्ट क्लास में जैसे हम लोग ये टॉपिक एंड अप कर देंगे, क्योंकि इसमें दो पार्ट्स कवर होने थे। एक तो स्यूड बाय अ थर्ड पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट एंड दूसरा वैलिडिटी ऑफ एन अग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन। तो पहला टॉपिक है स्यूट बाय अ थर्ड पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक, अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हमने लास्ट क्लास में ये डिस्कस किया था कि कॉन्ट्रैक्ट में कभी भी स्ट्रेंजर नहीं हो सकता है। कंसिडरेशन में एक बार स्ट्रेंजर हो सकता है। ठीक, इसमें क्या हमने बोला था कि कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेंजर टू अ कंसिडरेशन इज वैलिड। ठीक, अब इसमें एक एग्जाम्पल भी दिया है जो हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जैसे एक पार्टी है P, एक पार्टी है Q। P who is indebted to Q sells his property to R, और एक पार्टी है R। P ने प्रॉपर्टी सेल कर दी R को। R promises to pay off the debt amount to Q। अब ये प्रॉमिस करता है, promises to pay debt to Q. If R fails to pay, then in such situation Q has no right to sue as R is a stranger to contract। क्योंकि P indebted था Q को, मतलब एक तरह से बोला जाए तो P लाइबल था, P वॉज लाइबल टू Q, लेकिन P ने प्रॉपर्टी सेल करी R को। R ने कहा कि मैं Q को सारा पैसा दे दूंगा, जो भी आपका डेट बन रहा है, जो भी आपका बैलेंस बन रहा है, पेबल बन रहा है, वो मैं पे कर दूंगा Q को। लेकिन अब क्या होता है, इफ R फेल्स टू पे to Q, then Q has no right to sue R। R को sue नहीं कर सकता है। R जो है वो स्ट्रेंजर है टू कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट जो था वो P और Q का था, तो इसलिए हमने ये बोला था कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन इज वैलिड एंड stranger to a contract cannot sue। इसको बोलते हैं, लॉ की लैंग्वेज में बोलते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्योंकि कंसिडरेशन में स्ट्रेंजर रह सकता है, कॉन्ट्रैक्ट में नहीं रहना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट में स्ट्रेंजर है तो वो सूट भी नहीं फाइल कर सकता है, तो उसका एक लीगल टर्म दिया गया है डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो कि आप अपने एग्जाम में यूज़ कर सकते हो। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं इसके। एक्सेप्शंस किस चीज़ के हैं? कि स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन sue या may enforce। तो इस चीज़ के कुछ एक्सेप्शंस हैं। ठीक, सबसे पहला एक्सेप्शन जो है वो बोलता है इन केस ऑफ ट्रस्ट a beneficiary can enforce his right under the trust though he was not a party to the contract between the settler and the trustee। जैसे ये मैंने एग्जाम्पल दिया,
तो अगर हम इसमें सेटलर और ट्रस्टी का समझें कॉन्ट्रैक्ट, तो अब इसमें जो बेनिफिशियरी है, ठीक, वो अपना राइट इन्फोर्स कर सकता है एक ट्रस्ट के तहत, एक ट्रस्ट फैक्टर को बेस बना के। बेनिफिशियरी मतलब जिसको एक तरह से बेनिफिट मिलना है, किसी कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड कोई भी बेनिफिट उसको मिलना है। अब यहाँ पे जो स्ट्रेंजर है वो बेनिफिशियरी हो सकता है, उसको किसी भी तरह का बेनिफिट रिसीव होना है और वो कॉन्ट्रैक्ट में पार्टी नहीं था। जैसे आर इस कॉन्ट्रैक्ट में पार्टी नहीं था, वो थर्ड पार्टी है। तो इन दोनों पी और क्यू यानी कि जो सेटलर है और ट्रस्टी है उसके बीच में वो समझौता करा सकता है, कोई भी कंसेंसस पे वो उनको ला सकता है, ठीक है, जिससे कि उसका भी बेनिफिट हो जाए। तो ये बेनिफिशियरी हो गया, ये सेटलर ट्रस्टी हो गए। तो ये ट्रस्ट के बेसिस पे कि मैं इनको जानता हूँ, मैं इनको जानता हूँ, ठीक है, तो उसके बेसिस पे ये कॉन्ट्रैक्ट सेटल करा सकता है। दूसरी चीज़ क्या पूछ रहे हैं, दूसरी चीज़ इसमें क्या आ जाएगी, दूसरी चीज़ आ जाएगी इन केस ऑफ फैमिली सेटलमेंट। फैमिली सेटलमेंट मतलब जैसे अगर टर्म्स ऑफ सेटलमेंट जो हैं which are reduced into writing, the members of family who originally had not been parties to settlement may enforce the agreement। जैसे बहुत सारे फॉर एग्जांपल पार्टीज इन्वॉल्व हैं कॉन्ट्रैक्ट में, दो फैमिली मेम्बर्स भी हैं, जैसे दो भाई इन्वॉल्व हैं, तो दोनों की वाइफ्स हो गई, ठीक है, और उन दोनों भाई के जो फादर हैं, मदर हैं, वो भी कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्व हो सकते हैं सेटलमेंट करवाने के लिए। जो कॉन्ट्रैक्ट में कभी पार्टी नहीं रहे, वो हो सकता है बेनिफिशियरी हो, लेकिन इनडायरेक्टली बेनिफिशियरी कह सकते होंगे, लेकिन वो कभी पार्टी नहीं रहे, तो वो भी करा सकते हैं। क्या करा सकते हैं, सेटलमेंट करा सकते हैं। और तीसरा है इसमें इन केस ऑफ सर्टन मैरिज कॉन्ट्रैक्ट्स, सर्टन मैरिज कॉन्ट्रैक्ट्स, अरेंजमेंट्स। तो इसमें a provision may be made for the benefit of a person, he may file the suit though he is not a party to the agreement। हर एक एग्जाम्पल में देखो बेटा, हर एक एग्जाम्पल में यही बोल रहे हैं कि अगर कोई पार्टी नहीं भी है कॉन्ट्रैक्ट में, इन्वॉल्व नहीं भी है, तो भी वो सूट फाइल कर सकता है, क्लेम कर सकता है, ठीक। जो बेसिक या जो जनरल रूल है वो ये बोल रहा है कि जो पार्टी नहीं है कॉन्ट्रैक्ट में वो सूट फाइल कर सकता है, वो अपना क्लेम इन्फोर्स कर सकता है, ठीक है। तो चाहे ट्रस्ट का फैक्टर हो, जैसे आर के केस में हो, इस केस एग्जाम्पल में हो गया, फैमिली सेटलमेंट हो, तो जो पार्टीज़ नहीं हैं, जैसे ब्रदर्स हैं, ब्रदर्स की वाइफ्स हो गई तो वो भी क्लेम कर सकती हैं, मैरिज कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए। उसके बाद है असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इन केस ऑफ असाइनमेंट, अगर कोई बेनिफिट है, वो किसी, जो भी कॉन्ट्रैक्ट का पर्टिकुलर बेनिफिट है ना, वो किसी और को असाइन हो गया है, तो जिसको असाइन हुआ है दैट इज द असाइनी। तो असाइनी भी तो इन्फोर्स कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट, है ना। अब ये जो लीगल टर्म है असाइनमेंट, बेसिकली असाइनमेंट अगर हम समझें तो क्या मतलब है असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एक पार्टी दूसरे पार्टी को सारे कॉन्ट्रैक्ट के बेनिफिट्स दे देता है। असाइनर जो है असाइनी को बेनिफिट्स दे रहा है, कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस दे रहा है, राइट्स दे रहा है, तो वो क्या कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, इसमें कोई इफ्स एंड बट्स नहीं है, ठीक। अब इसके अलावा क्या है, इसके अलावा है एक्नॉलेजमेंट, एक्नॉलेजमेंट और एस्टॉपल। अब ये कोई नया टर्म आया है, हम लोग ने पढ़ा है ना। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि ये मतलब क्या है, एस्टॉपल का क्या मतलब है।
एस्टॉपल मतलब अगर सिंपल टर्म्स में समझा जाए तो क्या होता है, कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन which precludes a person from asserting a fact or a right or prevents one from denying a fact. किसी भी तरह का मान लो हिंड्रेंस क्रिएट हो जाता है किसी पर्सन के एक्शन से, कंडक्ट से, स्टेटमेंट से, ठीक है, जो भी वो देना चाहता है दूसरे पर्सन के अगेंस्ट में। कोई लीगल केस चल रहा है, दो पर्सन्स अपने पॉइंट ऑफ व्यूज रख रहे हैं, तो एक पर्सन जो है वो कुछ बोलना चाह रहा है, ठीक है, और वो नहीं बोल पा रहा है, कोई फेलियर हो जा रहा है उसके एक्शन में दूसरे पर्सन की आइडेंटिटी को दिखाने के लिए, तो एक ऑब्स्ट्रक्शन समझ लो कि वो अपना फैक्ट नहीं बोल पा रहा है, असर्ट नहीं कर पा रहा है। तो अब इसमें क्या एग्जाम्पल दिया हुआ है, एक्नॉलेजमेंट और एस्टॉपल व्हेन द प्रोमिसर बाय हिज कंडक्ट एक्नॉलेजेस हिमसेल्फ एज एन एजेंट ऑफ थर्ड पार्टी, इट वुड रिजल्ट इनटू अ बाइंडिंग ऑब्लिगेशन टूवर्ड्स थर्ड पार्टी। ये तो सच बात है, अगर प्रोमिसर जो है अपने कंडक्ट से ये बोल दे रहा है कि मैं थर्ड पार्टी का एजेंट हूँ, तो ये फिर थर्ड पार्टी के लिए बाइंडिंग भी तो हो जाएगा, वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट हो जाएगी। अब इसी का एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल क्या है, एक पार्टी है L, एक पार्टी है M। अब L M को देती है 20,000 जो कि N को देने होते हैं, ठीक है, पेड टू बी गिवन टू N, ठीक। M इन्फॉर्म्स N, अब ये इसको इन्फॉर्म कर रहा है कि ही इज होल्डिंग money, but afterwards M refuses to pay, and afterwards refuses to pay. अब N will be entitled to recover the same from the former M, ये मतलब हुआ। अब ये जो है ये इससे फुल राइट रखता है टू रिकवर, क्योंकि L ने M को पैसा दिया कि तुम N को दे देना, तो ये एक तरह का एजेंट हो गया। क्या हो गया, ये एजेंट हो गया। तो अब एजेंट की ड्यूटी क्या है कि फर्दर जो पार्टी उसको पैसा ट्रांसफ़र किया जाए, नहीं करेगा तो जो पार्टी है वो पूरी तरह से क्लेम करने का राइट रखती है कि नहीं रखती, रखती है। अब प्रॉमिसर अपने कंडक्ट से एक्नॉलेज करता है कि मैं एजेंट हूँ, तो फिर वो बाइंडिंग भी तो होगा, एजेंट अगर है तो उसकी सारी ड्यूटीज़ भी तो फुलफिल करेगा ना वो। तो अब इस केस में यही मतलब है, एक्नॉलेजमेंट और एस्टॉपल, जिसका हम लोग ने मतलब भी समझा था, ठीक। तो अगर हम एक्नॉलेजमेंट और एस्टॉपल को और सिंपल टर्म्स में देखें तो मतलब क्या है, the principle which precludes a person from asserting something contrary to what is implied by a previous action or statement of that person। एक ऐसा प्रिंसिपल या स्टेटमेंट कह सकते हो, मतलब ये जो लॉ में है, जो एक पर्सन को रोकता है ये बोलने से जो कि दूसरे पर्सन के खिलाफ होता है ना। तो asserting something contrary to what is implied by a previous action, मतलब प्रीवियस कोई एक्शन हुआ, स्टेटमेंट हुआ उस पर्सन का, है ना, और उससे जो समझ आ रहा है तो उसके विपरीत जाना, उसके उल्टा बोलना, तो ये वो चीज़ है, ये वो प्रिंसिपल है जो पर्सन को रोकता है बोलने से, है ना। या ऐसे बोल सकते हो जो एक पर्सन को रोकता है आर्ग्यू करने से या अपने राइट्स असर्ट करने से, है ना। तो ये चीज़ है, इट इज़ मेंट टू प्रिवेंट पीपल फ्रॉम बीइंग अनजस्टली रॉन्ग्ड बाय इनकन्सिस्टेंसीज। कोई भी दूसरा पर्सन कुछ भी बोले जा रहा है या उसके वर्ड्स एक्शन सही नहीं है, तो उससे प्रिवेंट करना दूसरे लोगों को, ठीक। तो ये एक तरह का एस्टॉपल का मतलब होता है। तो वही चीज़ है यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट और एस्टॉपल, जिसका मैंने एग्जांपल दिया है यहाँ पे। अब इसके अलावा क्या है, इसके अलावा है
in case of covenant running with land. अब इसमें क्या बोल रहे हैं? द पर्सन हु परचेजेस लैंड विद नोटिस दैट ओनर ऑफ लैंड इज बाउंड बाय सर्टेन ड्यूटीज अफेक्टिंग लैंड, कोवेनेंट अफेक्टिंग द लैंड मे बी एनफोर्स्ड बाय द सक्सेसर ऑफ द सेलर. अच्छा, कोवेनेंट का मतलब क्या होता है? कोवेनेंट, व्हाट डज कोवेनेंट मीन? मतलब एक अग्रीमेंट हो गया, जैसे कोई कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है, डीड हो गई कोई, दैट इज कॉल्ड कोवेनेंट. तो अगर कोई लैंड परचेज कर रहा है और उसमें नोटिस है कि ओनर जो है वो हर एक ड्यूटी से बाउंड होगा जो भी लैंड से जुड़ी हुई है, तो जो भी कोवेनेंट होगा, अग्रीमेंट होगा, वो कौन इन्फोर्स कर सकता है? बाय द सक्सेसर ऑफ द सेलर. यानी कि सेलर के बाद अब कोई भी बेसिकली उसका कह सकते हैं, सेलर मान लो डाई हो जाए, ठीक, एकदम से उसकी डेथ हो जाए सडनली, तो उसके जो भी सक्सेसर्स होंगे, लीगल हायर्स होंगे, वो उस लैंड के कोवेनेंट को, अग्रीमेंट को इन्फोर्स कर सकते हैं. बिल्कुल कर सकते हैं. ठीक, तो ये चीज़ है इसमें. द पर्सन हु परचेजेज लैंड विद नोटिस दैट ओनर ऑफ लैंड इज बाउंड बाय सर्टेन ड्यूटीज, द कोवेनेंट अफेक्टिंग द लैंड मे बी इन्फोर्स्ड बाय सक्सेसर ऑफ सेलर. यानी कि सेलर के मान लो जो लीगल हायर्स हो गए उसकी डेथ के बाद, तो वो इन्फोर्स कर सकते हैं. देन कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर्ड इनटू थ्रू एन एजेंट. अब प्रिंसिपल और एजेंट वाली कहानी इसमें इन्वॉल्व होती है कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स एजेंट एंटर कर रहा है उसको प्रिंसिपल इन्फोर्स कर सकता है, ठीक है, वेयर द एजेंट हैज़ एक्टेड विद इन द स्कोप ऑफ हिज अथॉरिटी एंड नेम ऑफ प्रिंसिपल. मान लो प्रिंसिपल ने एजेंट से कहा कि जाओ ये गुड्स डिलीवर कराओ दूसरी पार्टी को, और उनके बदले में वो उनसे पैसे ले लेना, अमाउंट ले लेना, तो वो एक्शन वो करेगा प्रिंसिपल के बिहाफ पे, अपनी अथॉरिटी यूज़ करेगा, लेकिन जितनी उसको दी गई है उतनी, तो उसमें प्रिंसिपल भी इन्फोर्स कर सकता है. प्रिंसिपल के पास कोई पूरा राइट रहता है कॉन्ट्रैक्ट में बाउंड होने का, इन्फोर्स होने का, जो भी एजेंट एंटर कर रहा है उसके बिहाफ पे. ठीक, तो कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर्ड इनटू थ्रू एन एजेंट. तो ये कुछ बेसिकली पॉइंट्स हैं जिसमें स्ट्रेंजर जो होगा, पार्टी जो होगी कॉन्ट्रैक्ट में जो नहीं इन्वॉल्व है, जो स्ट्रेंजर माना जाएगा, वो सूट फाइल कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट में भी. तो यही प्रिंसिपल एजेंट में भी कहा जाएगा कि प्रिंसिपल का कॉन्ट्रैक्ट डायरेक्ट किसी थर्ड पार्टी से है, बीच में एजेंट आ गया, एजेंट तो कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्व ही नहीं था, लेकिन तब भी इन्फोर्समेंट पॉसिबल है, या एजेंट का कोई स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट थर्ड पार्टी से, ठीक, तो उसमें भी प्रिंसिपल इन्फोर्स कर सकता है. अब तीसरी इसमें जो लास्ट चीज़ जो बचती है वो है वैलिडिटी ऑफ एन अग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन. हम लोग बात कर ही रहे थे कि अगर कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं है, क्या अग्रीमेंट वैलिड होगा कि नहीं होगा, तो उसकी बात कर रहे थे हम. और बाकी अगर मैं इसमें MCQs एंड थियोरेटिकल क्वेश्चंस की बात करूं तो ये सिंपली वैसे ही हैं जैसे मैंने फर्स्ट चैप्टर के डिस्कस किए थे. बाकी हम वो भी डिस्कस कर लेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. अच्छा, इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, क्योंकि वैसे तो ये बोला गया है कि अ कॉन्ट्रैक्ट में ओनली बी enforceable when consideration is there. But certain exceptions, क्या exceptions हैं इसमें? जिसमें agreement without consideration इन्फोर्सेबल माना जाएगा.
एंड वैलिड माना जाएगा। क्या एक्सेप्शंस है? सबसे पहला है नेचुरल लव एंड अफेक्शन। नेचुरल लव एंड अफेक्शन। अच्छा, इसमें पार्टीज में क्या होना चाहिए? नेचुरल लव एंड अफेक्शन होना चाहिए, लेकिन राइटिंग में होना चाहिए, रजिस्टर्ड भी होना चाहिए। एंड पार्टीज जो है एक दूसरे का स्टैंड लें, वो अगर हेल्दी रिलेशनशिप है तो, ठीक है। तो पार्टीज मस्ट स्टैंड इन नियर रिलेशनशिप। अगर ऐसा है, रिलेशनशिप है, तो पार्टीज एक दूसरे के लिए स्टैंड करें। इट मस्ट बी इन राइटिंग, राइटिंग में होना चाहिए। एंड इट मस्ट बी रजिस्टर्ड, रजिस्टर्ड होना ज़्यादा ज़रूरी है अंडर लॉ। Written and registered agreement based on natural love and affection between parties to each other is enforceable। जैसे कि हस्बैंड ने मान लो एक अग्रीमेंट कर लिया वाइफ के साथ कि हम इतनी अर्निंग्स आपको देंगे। अब ये अग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन है, वैलिड है, क्योंकि रजिस्टर्ड अग्रीमेंट हुआ है। समझ आया? एनफोर्सेबल तब ना होता जब उसमें मान लो वो ओरली बोल देता हस्बैंड और वाइफ से कह देता कि इतनी अर्निंग्स देंगे, ठीक, तब वो इन्फोर्सेबल ना होता। बट रजिस्टर्ड है, रिटन है, तो इन्फोर्सेबल है। कॉम्पनसेशन फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज। अब इसमें क्या है? इसमें ये है, a promise to compensate wholly or in part a person who has already voluntarily done something for promiser is enforceable। मैंने कुछ एक्ट अपने मन से मैंने दान जैसे कर दिया, दान अगर मैं ना भी बोलूँ, कोई मैंने किसी की मदद कर दी वॉलंटरली बिना कुछ मांगे इन रिटर्न, तो उसमें कॉम्पनसेट कर रही है अगर दूसरी पार्टी, तो क्या वो इन्फोर्सेबल है? प्रॉमिस कर रही है कॉम्पनसेट करने का, हाँ इन्फोर्सेबल है, लेकिन उसमें कुछ फैक्टर्स होना ज़रूरी है। क्या? सर्विसेज मस्ट बी रेंडर्ड वॉलंटरली, ये होना ज़रूरी है। सर्विसेज मस्ट हैव बीन रेंडर्ड फॉर प्रॉमिसर, प्रॉमिसर के लिए होनी चाहिए। प्रॉमिसर जो है उसके लिए सर्विसेज होनी चाहिए। इट मस्ट, प्रॉमिसर मस्ट बी इन एग्जिस्टेंस, यानी कि वो प्रेजेंट होना चाहिए एट द टाइम व्हेन सर्विस इज रेंडर्ड, वो वहाँ मौजूद होना चाहिए। वो नहीं होगा तो उसके बिना किसी और को थोड़ी सर्विस मिल जाएगी, तो वो प्रेजेंट होना चाहिए। एंड प्रॉमिसर जो है मस्ट हैव इंटेंडेड टू कॉम्पनसेट, और उसने ऐसा बोला हो, उसका इंटेंशन हो कि वो प्रॉमिसी को कॉम्पनसेट करेगा, ये उसका इंटेंशन होना चाहिए। जैसे पी ने आर का पर्स ढूंढा और उसको वापस दे दिया, अब आर ने कहा कि 10,000 हम आपको देंगे, तो वो इन्फोर्सेबल है, क्योंकि वॉलंटरी एक्ट तो पास्ट में हो गया, हुआ भी प्रॉमिसर के लिए, प्रॉमिसर मौजूद था, ठीक। अब प्रॉमिसर उसको प्रॉमिस दे रहा है तो वो इन्फोर्सेबल होगा, ठीक। अब इसके अलावा क्या है? प्रॉमिस टू पे टाइम बार डेट। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। When a promise in writing signed by the person making it or by his authorized agent is made to pay a debt barred by limitation, it is valid। जैसे एक पार्टी है A, एक पार्टी है C, ठीक। अब A इंडेटेड है इसको 60,000 के लिए, ठीक है, C को। अब डेट इज बार्ड बाय लिमिटेशन एक्ट। पहले तो ये बताइए कि टाइम बार्ड डेट का मतलब क्या होता है? टाइम बार्ड डेट का मतलब क्या होता है?
कोई भी डेट, जैसे फॉर एग्जांपल वो उसमें कोई ड्यूरेशन था, ड्यूरेशन इन द सेंस कि जैसे एक पार्टी ने कोई अमाउंट लेंड किया है दूसरी पार्टी को ये बोल के कि मुझे विद इन 3 मंथ्स वापस कर देना, 3 मंथ्स के ऊपर हो जाते हैं तो वो टाइम बार्ड डेट हो गई, यानी कि टाइम निकल गया। लिमिटेशन एक्ट में मान लो अगर जैसे कोई भी डेट को हम कंसिडर करते हैं लिमिटेशन एक्ट से बार्ड है, यानी कि उसका टाइम निकल गया। अब किस चीज़ का टाइम निकल गया? पेमेंट वापस देने का। इसमें क्या हो रहा है, इस एग्जाम्पल में एक रिटन प्रॉमिस कर रहा है, रिटन प्रॉमिस कर रहा है ए टू पे 50,000 इन फुल सेटलमेंट। अब ये रिटन प्रॉमिस इसने किया है किसको? सी को। अब ये क्या माना जाएगा? वैलिड एंड एनफोर्सेबल। समझ आया? ये वैलिड और एनफोर्सेबल माना जाएगा। अब ये इसमें क्यों आ रहा है वैलिडिटी ऑफ एन अग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन? क्योंकि पहले तो ये लायबल था, अब कोई कंसिडरेशन तो इन्वॉल्व हो नहीं रहा है इसमें। सी अब इसके बदले में इसको पैसा देगा क्या कोई, अगर ये इसको प्रॉमिस कर रहा है? नहीं, ए प्रॉमिस कर रहा है कि 50,000 फुल सेटलमेंट में हम आपको दे देंगे। तो इसलिए ये पार्ट जो ए का अग्रीमेंट के फॉर्म में होगा ये वैलिड माना जाएगा और ये एक तरह का टाइम बार्ड डेट माना जाएगा। ठीक। और टाइम बार्ड डेट वगैरह ये सब जो टर्म्स हैं ये हम आगे और अच्छे से कवर करेंगे, क्योंकि अभी हम इसलिए इस टॉपिक को नहीं ले रहे हैं क्योंकि आगे आने वाले चैप्टर्स में वो ऑटोमेटिकली बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। और इसमें एक पार्ट है जो ये एक्सेप्शन है वो है एजेंसी। वैलिडिटी ऑफ एन अग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन में एक एजेंसी, कंप्लीटेड गिफ्ट, बेलमेंट, चैरिटी। ठीक है, इनका ऐसा कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं है, बस एजेंसी में यही बोला है कि कंसिडरेशन ज़रूरी नहीं होती है एजेंसी के लिए। प्रिंसिपल एंड एजेंट वाले जो रिलेशनशिप होते हैं। कंप्लीटेड गिफ्ट में बोल रहे हैं कि कोई भी गिफ्ट के केस में बेसिकली कोई भी कंसिडरेशन अराइज नहीं होती है, मनी का फैक्टर अराइज नहीं होता है। ठीक, जैसे इसमें लिखा है नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अफेक्ट द वैलिडिटी एज बिटवीन द डोनर एंड डोनी ऑफ एनी गिफ्ट एक्चुअली मेड। गिफ्ट्स डू नॉट रिक्वायर एनी कंसिडरेशन। अब इसमें जो वर्ड यूज हुआ है डोनर एंड डोनी, डोनर एक तरह से जो कि गिफ्ट दे रहा है, बेनिफिट दे रहा है, डोनी मतलब जो रिसीव कर रहा है, तो उस केस में कंसिडरेशन रिक्वायर्ड नहीं होती है। चैरिटी, चैरिटी मैंने आपको बताया कि जैसे अगर कोई पर्सन कंट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है, और अब इसमें लिखा है फॉर प्रोमिसी अंडरटेक्स द लायबिलिटी ऑन द प्रॉमिस ऑफ पर्सन टू कंट्रीब्यूट टू चैरिटी। एक पर्सन ने चैरिटी कंट्रीब्यूट करने के लिए प्रॉमिस किया और प्रोमिसी जो है वो लायबिलिटी लेने को तैयार है। ठीक है, प्रोमिसी मतलब जो हो गया दूसरी पार्टी जो एक तरह से एक्सेप्टर होता है, तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाएगा। और बेलमेंट, बेलमेंट में कंसिडरेशन रिक्वायर्ड नहीं है। बेलमेंट वाला जो टॉपिक है ये भी हम सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा उसमें कवर करेंगे बेलमेंट। तो इन सब चीज़ों में अग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन वैलिड माना जाएगा। ठीक, तो ये चीज़ें हैं कुछ। और दूसरी चीज़ इसमें ये भी है कि क्वेश्चन आंसर्स पूछे गए हैं, समरी जो होगी इस टॉपिक की, तो MCQs तो आप लोग देख ही लेंगे। जैसे इसमें फॉर एग्जांपल है कंसिडरेशन में भी पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, तो ये ऑल ऑफ द अबव जाएगा। या विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सेप्शन टू रूल नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। कॉम्पनसेशन फॉर इनवॉलंटरी सर्विसेज की लव एंड अफेक्शन, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, गिफ्ट, तो फर्स्ट ऑप्शन कॉम्पनसेशन फॉर इनवॉलंटरी सर्विसेज, तो ये तो कोई पॉइंट था ही नहीं। बाकी अगर इस टॉपिक में कोई कन्फ्यूजन या कोई क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स पे मुझे सेंड कर सकते हो, अगर आपको लगे कि इसमें और एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड है।
बाकी जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं, जैसे एक इसमें क्वेश्चन है टू फॉर्म अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कंसिडरेशन मस्ट बी एडिक्वेट, तो इसमें आंसर क्या होना चाहिए वो एक बार आप पढ़िए। केस लॉ भी कोट करा हुआ है इसमें, जो इंस्टीट्यूट ने आंसर प्रोवाइड किया है उसमें। उसके बाद अगर कोई भी प्रॉब्लम लगे सॉर्ट ऑफ, तो फिर हम लोग उस पर डिटेल डिस्कशन करेंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस एकदम डायरेक्टली होते हैं, वो इजीली आंसरेबल होते हैं। जैसे अगर पूछ लिया कंसिडरेशन की डेफिनेशन क्या है, वी ऑल नो वेरी वेल, एंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है वैलिड कंसिडरेशन के, ये भी पता है। अब जो थर्ड है टू फॉर्म अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कंसिडरेशन मस्ट बी एडिक्वेट, ये एक पर्टिकुलर लीगल एलिमेंट को रिलेट करके इसमें एक्सप्लेनेशन देना है कि कंसिडरेशन मस्ट बी एडिक्वेट, जो हमने लीगल एलिमेंट्स डिस्कस किए थे, तो उसको लेके डिस्कस किया गया है इसमें। उसकी बेसिकली उस लाइन को जो ऊपर क्वेश्चन में स्टेटेड है उसको एक्सप्लेन किया गया है कि कैसे हम माने कि कंसिडरेशन जो है वो एडिक्वेट होना चाहिए, तो उस पर बात करी गई है एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए, तो वो है इसमें। और बाकी उसका आंसर आप पढ़िएगा, उसके बाद हम उस पर भी डिस्कशन कर लेंगे अगर कोई डाउट रहेगा तो। ठीक, एंड इसके अलावा हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास से हम नया चैप्टर देखेंगे हमारे इसी टॉपिक में, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो नया चैप्टर होगा वो डिस्कस करेंगे। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।